भारत के दिल में बसा एक ऐसा शहर जहाँ पत्थर अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियाँ छुपाए बैठा है। ये है ग्वालियर, एक ऐसा शहर जिसे सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। एक तरफ आसमान को छूता हुआ शानदार ग्वालियर किला, दूसरी तरफ सिंधिया राजघराने की शाही विरासत, और इनके बीच बसी गलियों में आज भी आपको इतिहास की वो झलक मिल जाएगी जो किताबों में शायद कभी महसूस नहीं हो सकती। तो आज निकलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां मिलेंगे हमें किले, महल, इतिहास और ग्वालियर का असली रंग। मैं हूं अमित तिवारी और आज की कहानी है ग्वालियर की। स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के एक नई वीडियो में, एक नई शहर और एक नई सुबह से। मैं अभी हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में और मेरे पीछे जिनकी आप मूर्ति देख रहे हैं वो हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म बनारस में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैं उसी शहर में हूँ जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ के उस वक्त के जो राजा रहने वाले थे 1857 की क्रांति में, तो जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हार चुकी थी तो वो मदद के लिए ग्वालियर के राजा के पास आई थी, जो कि उस वक्त पे कोई सिंधिया राजवंश के राजा रहते थे यहाँ पे। और कहा जाता है ऐसा कि उन राजा ने रानी लक्ष्मीबाई का मदद करने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में ही शहीद हो गई। उनकी स्मारक बनी हुई है यहाँ पे, और अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पे एक ज्योति जल रही है जो कि शहीद ज्योति है। 1857 की क्रांति में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके मेमोरी में, उनको याद रखने के लिए ज्योति को जलाया जा रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं कि ग्वालियर में भारत का तीसरा सबसे बड़ा किला है। रानी लक्ष्मीबाई के छतरी पर मैं आधा से 1 घंटा रहा, वहाँ रुका था। मैं करीबन 3 घंटे से अभी ग्वालियर शहर में आ चुका हूँ। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो इंदौर के कंपेरेटिवली ये उतना साफ शहर तो नहीं है, स्टेशन भी उतना साफ नहीं था। सुबह के 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं और सुबह के 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं और सामने एक पोहा मिल रहा है, तो पोहा की दुकान पे पोहा खाएंगे। अगर आप मध्य प्रदेश में होकर के पोहा नहीं खाएंगे तो फिर रिचुअल है, रिचुअल निभाना पड़ेगा। सुबह की शुरुआत पोहा से, मराठा पोहा। इंदौरी पोहा खाने का सपना तो सपना रह गया, अभी ट्राई करेंगे मराठा पोहा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो कि आपके पीछे कुत्ते लग जाएं तो आपको उस वक्त कभी भी घबराना नहीं है और भागना तो एकदम नहीं है। वहाँ पे खड़े रहें और हो सके तो कुत्ते की तरफ जाएं, उससे दूर ना भागे। उससे क्या होगा कि वो जो सस्पेंस होता है ना, वो उनमें कुत्तों में एक चेज इंस्टिंक्ट होती है कि अगर कोई चीज़ भागेगी तो उसको पकड़ेंगे। तो आपको भागना एकदम नहीं है, काम रहना है। और फिर अगर आप उससे दूर जाएं, जब सब कुछ शांत हो जाए तो उसको देखते हुए आपको पीछे हटना है। डरने की कोई बात नहीं है, ये सब बात अलग है। अगर आप स्टेशन आ गए हैं और सनराइज़ हो गई है तो आप ग्वालियर स्टेशन से ऑटो कर लें। स्टेशन 4 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर 10 रुपये में आपको ऑटो मिल जाएगी। मांगेंगे आपसे ज़्यादा अगर आप उनको लगेगा कि आप टूरिस्ट हो तो, लेकिन आपको 10 रुपये कहने और 10 रुपये में ऑटो आपको तानसेन जी का, मियाँ तानसेन जी के मकबरा छोड़ देंगे। और ये मकबरा देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मियाँ तानसेन क्यों कहा। तानसेन की कहानियों को तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी कि वो अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न माने जाते थे और बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ हुआ करते थे, शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। लेकिन उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और
उनके गुरु भी एक हिंदू परिवार से ही रहे थे। उनका असल में नाम था रामतनु गौड़ पांडे और वो यहीं ग्वालियर के रहने वाले थे। ये जो आप मकबरा देख पा रहे हैं वो मकबरा मोहम्मद गौस की है, जो कि एक तरीके से माना जा सकता है कि तानसेन के पांडे जी के स्पिरिचुअल गुरु भी थे। यहाँ पे मैं पांडे जी कह रहा हूँ तो तानसेन जी को ही कह रहा हूँ। मोहम्मद गौस साहब के मकबरे के पास वहाँ पे हमारी मुलाकात दादाजी से हुई। तो मैंने बहुत विनती की कि दादाजी कृपया करके जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए क्या इतिहास रहा तानसेन जी का और मोहम्मद गौस जी का। दादा यहाँ पे 35 साल से काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। मेरा नाम सूफी सज्जन खान है। मोहम्मद गौस बाबा 1545 में ग्वालियर आए थे और ग्वालियर किले में ठहरे हुए थे। 450 वर्ष पहले क्या है कि पूरा जंगल था चारों तरफ, 50-60 किलोमीटर दूरी पर गाँव थे। कुछ गांव वालों को मालूम पड़ा कि मोहम्मद गौस बाबा आए हुए हैं, बहुत बड़े सूफी संत महात्मा हैं और ग्वालियर किले पर ठहरे तो मिलने के लिए आए। जो भी अपनी परेशानी बाबा को बताई, बाबा ने मालिक से प्रार्थना की, दुआ की तो उनकी परेशानी दूर हो गई। ग्वालियर से 45 किलोमीटर दूर बेहट गांव में बेहट माँ तानसेन जी के माता पिता रहते थे। जब तानसेन जी के माता पिता को मालूम पड़ा कि मोहम्मद गौस बाबा आए हुए हैं, बहुत बड़े सूफी संत महात्मा हैं और ग्वालियर किले पर ठहरे हैं तो मिलने के लिए आए। बोले बाबा 10-11 साल हो गया हमारी शादी को, हमारी कोई संतान नहीं हुई। तो मोहम्मद गौस बाबा ने आशीर्वाद दिया, दुआ की तो तानसेन पैदा हुए। तानसेन जी के संगीत के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी, उन्होंने संगीत सिखाया है तानसेन जी। तो मोहम्मद गौस बाबा किले पर रहते थे। 1562 में मोहम्मद गौस बाबा का देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। तो मोहम्मद गौस बाबा को किले से लाकर यहाँ दफनाया। तो अकबर बादशाह ने इसकी बुनियाद रखी थी 1562 में बादशाह। तानसेन जी की जो वसीयत थी कि जब भी उनका देहांत हो तो मोहम्मद गौस बाबा के चरणों में उनको लाया जाए और इससे ऊंचा नहीं बनाया जाए। उनका मकबरा गौस बाबा से नीचे होना चाहिए। ये उनकी इच्छा थी। उनकी इच्छा। तानसेन संगीत समारोह यहाँ दिसंबर में होता है, उसकी कोई तारीख फिक्स नहीं है। यहाँ 7-8 दिन चलता है प्रोग्राम, बाहर के विदेश तक के कलाकार लोग आते हैं। यहाँ मोहम्मद गौस बाबा का उर्स होता है। हम लोगों में रमज़ान शरीफ रोजे आते हैं ना, 13वां रोजे को होता है, 13, 14, 15 3 दिन चलता है जी। हर गुरुवार को यहाँ बाबा का मेला लगता है, हज़ारों लोग आते हैं, अपनी अर्जियाँ लगाते, अपनी मन्नत बांधते, जो बनता बाबा पे चढ़ाते। और वैसे टूरिस्ट बाहर के काफ़ी आते हैं, विदेश तक के कलाकार लोग अच्छे असर। ये रहा हमारे तानसेन जी का मकबरा। दादाजी से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि यही है तानसेन जी का मकबरा। और उन्होंने जैसा कि कहा कि मोहम्मद गौस साहब का जो मकबरा था, तो तानसेन जी का ही इच्छा था कि उनका जो मकबरा या फिर श्रद्धांजलि स्थल कह लें वो उनसे नीचे रहे और कंपैरेटिवली छोटा भी है। तो वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो गुरु हैं, और क्योंकि गुरु का मकबरा बड़ा होता है, गुरु बड़े होते हैं, तो इसलिए तानसेन जी की ये छोटी सी मकबरा या फिर श्रद्धांजलि स्थल आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ था कि ये जो इमली का पेड़ है, मुझे तो एक्चुअल में पता भी नहीं है कि इमली का पेड़ है कि नहीं, लेकिन वहाँ लिखा गया है कि इस मान्यता ऐसी है कि इस इमली के पेड़ के पत्तों को खाने से इंसान की आवाज़ सुरीली होती है। मैंने अपने जीवन में कभी इमली देखा नहीं है, इमली का पेड़ कैसा होता है, लेकिन आई अज्यूम कि यही है इमली का पेड़। और इसको खाने से माना जाता है कि आवाज़ सुरीली होती है। घूमने का मतलब तो यही होता है कि आप वहाँ के लोगों से बात करें। जब तक से आप वहाँ के लोगों से बात नहीं करते हैं तो आपको सच में वहाँ की कहानी नहीं पता चलती। किताबों में तो हमने पढ़ ही लिया है, यहाँ भी आकर के पत्थरों पे चीज़ें लिखी गई हैं,
लेकिन असली चीज़ तभी पता चलती है जब आप लोगों से बात करते हैं। कैमरा बंद करने के बाद भी हमने और दादाजी ने बात करी, उनको बहुत ही प्यार से मनाया। और हाँ, गौस जी का जो मकबरा है, तो आप मेन गेट से जब आप आइएगा उधर से, तो आपको घूम करके ऐसे जा कर के वहाँ से जाना होगा, रास्ता पीछे से है। ये रहा हमारा तानसेन जी का और मोहम्मद गौस साहब का मकबरा। चलते हैं किले की तरफ। आप तानसेन मकबरा घूम लें तो तानसेन मकबरे के ठीक सामने वाले गली में आपको यहाँ कचौड़ी और समोसे की दुकान दिखेगी। यहाँ की कचौड़ी मिस मत करना, बहुत ही टेस्टी कचौड़ी है। और सामने वाली गली में दुकान है। तानसेन जी के मकबरे के ठीक सामने ये तानसेन जी के मकबरे वाली गली है। यहाँ से आप तानसेन जी के मकबरे में जा सकते हैं। और ये गली है जहाँ पे आप सीधे घूम करके वहाँ जो कचौड़ी की दुकान है, ये कुछ होने लगा अभी। तो मैं बात कर रहा था, दादाजी ने मुझे बताया था एक्चुअली कि सामने एक कचौड़ी की दुकान होगी, समोसे कचौड़ी की दुकान, वहाँ पे जाके एक बार नाश्ता जरूर कर लेना। तो इसलिए मेरा दिन का 2 बार नाश्ता हो गया आज का। और 20 रुपए में 2 कचौड़ी दी उनने, कचौड़ी और सब्जी। आज के ज़माने में कहाँ मिलता है 20 रुपए में, और स्वाद भी अच्छा था। तो आप आए तानसेन का मकबरा घूमने तो सामने वाली गली में जा कर के कचौड़ी ज़रूर खाएँ। जब तानसेन के किले से हो कर के कचौड़ी खाने के बाद वहाँ से निकले तो वहाँ से लेफ़्ट ले करके सीधे आ जाइएगा। और सीधे आने के बाद आपको किले का रास्ता दिख जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट पैदल चलना पड़ेगा आपको। और पैदल चलने के बाद आपको दिखने को मिलता है ये नज़ारा। पहाड़ है पूरा का पूरा। और ये एंट्रेंस है। ये जो आप दरवाज़ा देख पा रहे हैं, इसको मोतमिद खान ने 1680 ईस्वी में बनवाया था। और इसका नाम फिर बदल करके औरंगज़ेब के नाम के ऊपर रख दिया गया। और तब से ये आलमगीर दरवाज़ा कहलाने लगा। और यहाँ पे सेंट्रल म्यूज़ियम है। दरवाजे से जैसे ही आप आते हैं अंदर, अभी बंद है मेरे ख्याल से। इस तरफ से आप रास्ता देखिए, अभी भी पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये दीवार देखिए, कितनी मोटी दीवार लग रही है। यहाँ पे जो दीवार है, इस पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। मेरे ख्याल से प्रमुख दीवार और पहला दीवार है इस महल के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर आक्रमण होता होगा, अभी तो बहुत बड़े बड़े पेड़ लग चुके हैं, तो यहाँ से किसी भी अटैक को या फिर निगरानी रखने के लिए भी इन दीवारों का, इन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता होगा। सिर्फ उस सीढ़ी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सीढ़ी चढ़ने के बाद पूरा का पूरा ग्वालियर दिखाई दे रहा है। और असल में महल अभी उतना ऊंचा है। पहले इतने घर नहीं थे, तो अगर दुश्मन दूर भी हो, होराइजन पर भी हो और संख्या ज़्यादा हो, तो आदमी अच्छे से देख पाएगा उसको कि उधर से कोई आ रहा है। तो ये ऊंची ऊंची दीवारें और दीवारों के बगल में जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, वो निगरानी रखने के लिए और किसी भी अटैक को झेलने के लिए बनाई गई। अगर आपका जिम में वेट लिफ्टिंग का सेशन हो गया और अगर आप कार्डियो नहीं कर पा रहे हो, तो ग्वालियर किला आ जाना चाहिए आपको। यहाँ पे आपकी अच्छे से कार्डियो हो जाती है। तो पहला जो व्यू है गेट पार करने के बाद और इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद, जो पहला मंदिर हमें देखने को मिलता है, वो भगवान विष्णु की चतुर्भुज मंदिर देखने को मिलती है, जो कि प्रतिहार राजा भोजदेव के द्वारा बनवाया गया था। खास बात ये है, जीरो, द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो इन ग्वालियर रीजन, चतुर्भुज टेम्पल ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर के क्षेत्र में जो जीरो का एग्जिस्टिंग है, जो खोजा गया है अभी तक सबसे पुराना,
वो इसी मंदिर में देखने को मिलता है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे सबसे पुराना जीरो देखने को मिल गया है। ऐसा नहीं है, ग्वालियर रीजन में सबसे पुराना जीरो। हालांकि जीरो का आविष्कार तो बिहार में ही आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। इस मंदिर का ऊपरी भाग तो डैमेज कर दिया गया था, इसको फिर से बनाया गया है। यहाँ पे लिखा गया है द चतुर्भुज टेम्पल अबाउट दी 9th सेंचुरी AD। आपको विष्णु जी देखने को मिलेंगे जिनकी 4 भुजाएं हैं और इनके मुख को तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ। बाहर से तो जाली लगी है और अगल बगल इनके और भी भगवान देखने को मिलेंगे डांस करते हुए, नृत्य करते हुए। बहुत बड़ी मंदिर तो नहीं है। और इनके दाहिने साइड में भी एक मूर्ति देखने को मिलेगी जो कि खराब कर दी गई है, जिसके मुख को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इंसान लड़ते थे एक दूसरे से और हारने और जीतने के बाद खराब किया करते थे मंदिरों को, मस्जिदों को, चर्चों को तोड़ा करते थे। पता नहीं क्या क्या किया करते थे। खुद से लड़ना था, खुद से लड़के कुछ भी करते। भगवानों से पता नहीं इनको क्या दिक्कत थी। और मंदिर के बाद जैसे हम ऊपर आते हैं तो ये हमारा लक्ष्मण द्वार देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्टोन पे कार्विंग्स की गई हैं। मेरे ख्याल से शिवलिंग मुझे तो दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसी ढेर सारी कार्विंग्स की गई हैं। और ये फॉर सिक्योरिटी पर्पस, अगर दुश्मन एक दीवार को तोड़ भी दे, जो कि हमारा प्राइमरी दीवार था, कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे आगे से, ये भी हालांकि प्राइमरी वॉल ही है, लेकिन आप सोचिए यहाँ से कोई एंट्रेंस नहीं है। वहाँ से आप नीचे किले पे चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ की जो एंट्रेंस थी, तो इसमें मैंने एक खास बात नोटिस की कि ये घुमावदार है। आप देखिए, वहाँ से घूम करके रास्ता यहाँ पे आया और वहाँ जो द्वार है यहाँ से रास्ता जाएगा और फिर वहाँ से जा करके वहाँ पे घूमेगा। इससे अगर यहाँ पे आता है कोई तो इतना से उतना दूर में ही ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक अकोमोडेट हो सकते हैं। और ऊपर से पत्थरों या तीर से किसी से भी आप आसान निशाना वो दुश्मन और जो भी आक्रमण करता आया है वो बन जाता है। तो काफ़ी अच्छी टैक्टिक है खुद को सुरक्षित रखने के लिए। हालांकि ये रानी लक्ष्मीबाई के काम तो नहीं आया। और ये चढ़ते चढ़ते हमारा खूबसूरत दरवाज़ा इस महल का, वो आप जो कलर देख रहे हैं, आप इमेजिन करिए कि जब ये नया होगा महल और ये क्षतिग्रस्त नहीं हुआ होगा, ये कितना सुंदर लगता होगा। ऐसा मैं आपको बता रहा था कि उस ज़माने पे ये जो आपको बस इतनी सी पेंटिंग दिख रही है, उस वक्त शीशे भी लगा किया करते थे और ये काफ़ी सुंदर महल हुआ करता था। लेकिन तो जैसा इसका इतिहास रहा ग्वालियर, क्योंकि ये दिल्ली के बहुत ही नज़दीक है, तो जो भी राजा दिल्ली पे राज किया करते थे तो उनकी आंखें यहाँ पे भी हुआ करती थी और कहीं ना कहीं से उनका वर्चस्व रहा ग्वालियर पे। और जो राजा मानसिंह थे, तो जो आपने जोधाबाई का नाम सुना होगा, तो मानसिंह के पिताजी जो थे और जोधाबाई के जो पिताजी थे वो एक थे। तो मानसिंह की बुआ थी जोधाबाई। और इस तरीके से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अपना सा हो गया, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत पे राज करता था एक तरीके से वो पूरे भारत पे राज करता था। सामने हमारे मानसिंह का महल शायद इस साइड में है। पहले हम टिकट ले लेते हैं और उसके बाद मानसिंह के महल में चलते हैं। इतिहास को अपनी आँखों से देखते हैं और आप भी देखिएगा घर पे पड़े पड़े। आपके लिए मैं नहीं, झूठ बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए घूम रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं घूम रहा हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, घूम मैं खुद के लिए रहा हूँ। टिकट ले लेते हैं, टिकट बंद है। दिस टिकट वैलिड फॉर 3 मॉन्यूमेंट्स, मानसिंह सास बहू टेम्पल, दिल्ली का मंदिर। कोई है भैया? टिकट और एक 25 रुपये खुले। खुले? हाँ जी।
देखना पड़ेगा जी। या 5 रुपये संग में। जी मेरे पास 30 रुपए हैं। 5 नहीं है लौटाने को मेरे पास। बाहर से बना लीजिए, QR कोड लगा हुआ है, 20 रुपये का ही बनेगा। अच्छा QR कोड से बन जाएगा? हाँ जी, ऑनलाइन ही टिकट है, मोबाइल पे ही बनेगा, मोबाइल पे ही आएगा। हाँ जी हाँ जी। तो अभी हम इस QR कोड से ट्राई करने वाले हैं, जिससे कि आप 20 रुपये में ही टिकट कर सकते हैं। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद मैं मान मंदिर में इंटर कर गया हूँ, और क्योंकि सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है तो मुझे अभी अपने हाथों से ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मान मंदिर पैलेस बिल्ट इन द रीन ऑफ राजा मान सिंह AD 1486 to 1516। और ये है हमारा दरवाज़ा, वहाँ से आप इंटर करोगे, वो रही टिकट काउंटर, और फिर आपको सीधे आ जाना है दरवाजे के अंदर। और अंधेरा है और आवाज़ भी को कर रही है। लाइट लगी है, LED बल्ब एक। यहाँ से राइट साइड में जाने का एक छोटा दरवाज़ा है, या फिर आप सीधे अंदर इंटर कर सकते हैं। ये है हमारी मान मंदिर। हाँ, और ये है हमारा मान मंदिर का आंगन। यहाँ पे माना जाता है कि राजा बैठा करते थे, वहाँ पे रानियाँ हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त पे उस समय में पर्दा सिस्टम चलता था, तो रानियाँ सामने से नहीं आया करती थी। उनको यहाँ पर्दे लगे हुए करते थे और पर्दे के पीछे रहा करती थी। और वहाँ पे जो गेस्ट आया करते थे राजा के, वो गेस्ट वहाँ रहा करते थे, और नीचे मंत्री लोग बैठा करते थे। आप देखेंगे ये सारे के सारे जो दरवाजे हैं ये बहुत ही छोटे हैं, और ये दरवाजे छोटे इसलिए बनाए गए हैं, एक सेकंड मुझे फ्लैश ऑन कर लेने दीजिए। तो ये दरवाजे छोटे इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो भी दुश्मन अंदर आए तो वो सर झुका करके आए। जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी भूल भुलैया वाला महल है, किला है। तो अभी आपने देखा मैं कैसे कैसे चल के लेफ्ट लेने के बाद वहाँ से मैं नीचे आ गया, एक फ्लोर नीचे आ गया। और ये दरवाजे छोटे इसलिए बनाए गए ताकि कोई दुश्मन आए तो अपना सर झुका करके आए, और दरवाजे के उस तरफ राजा के सैनिक और रानी के सैनिक रहा करते थे, और जैसे ही वो गर्दन नीचे करते थे वो उनका सर काट दिया करते थे। ये जो जगह है यहाँ माना जाता है कि पहले कुंड हुआ करता था। अगर नीचे का फ्लोर खुला होगा, अगर दरवाज़ा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये कुंड हुआ करता था रानियों के लिए। और राजा मान सिंह की 9 रानियाँ थी, 8 पहले की रानी थी और एक 9वीं जो रानी थी वो राजा मान सिंह की स्पेशल रानी थी। और उन्होंने कुछ शर्त रखे थे, और उन शर्तों में एक शर्त ये था कि वो बाकी रानियों के साथ नहीं रहेंगी। तो अंतिम जिनका नाम मृगनयनी करके भी है, जिनका हम मंदिर या महल देखेंगे जो कि सास बहू मंदिर से भी प्रसिद्ध है आज, तो उनके लिए एक अलग से मंदिर बनवाया गया था। इतना प्यार करते थे राजा मृगनयनी से। ये देखिए, मैंने कहा था कि जैसे ही हम नीचे आएंगे तो आपको पानी देखने को मिलेगा, कुंड देखने को मिलेगा। अब ये बंद कर दिया गया है, नीचे कुछ है भी नहीं, लेकिन तो ये पहले बड़ा कुंड हुआ करता था, और रानियां यहाँ पे पानियों में गुलाब डाल करके, इत्र डाल करके नहाया करती थी। और फिर इसको ऐसा हुआ कि जहांगीर या अकबर का जब शासनकाल आया तो उसने अपने भाई को यहीं पे फांसी लटकाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये है हमारा उस जमाने का टेलीफोन। इधर से कोई बोलता था ऊपर से, तो ऊपर से आवाज़ यहाँ पर आती थी, ऊपर का जैसा आपने फ्लोर देखा था। और भी कई दरवाजे हैं जो कि टेलीफोनिक सिस्टम से कनेक्टेड थे। तो किसी भी इमरजेंसी में या फिर राजा को अपने रानियों को बुलाना होता था तो वो आवाज़ लगा करके कहीं से भी
यहाँ से रानियों को बुला सकते थे। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था और वही आंगन है, लेकिन वो आंगन और ये आंगन अलग अलग है। मैंने जो आंगन दिखाया था वो उस साइड है। डिफरेंस कैसे पता करें? वहाँ पे ये कलर्स नहीं थे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जो रानियों के लिए जाली बनाई गई थी वो जाली नहीं है यहाँ पे, तो वो दूसरा आंगन है। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे ये जो स्टाइल है, और ये जो आप ड्रैगन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक बार चाइनीज़ कुछ लोग आए थे और उन्होंने अपने कल्चर को शो करने के लिए ये वाली जो है स्टाइल से इस महल का यहाँ ये खास जो आंगन है ये निर्माण किया। ड्रेनेज के लिए भी सिस्टम आपको दिख जाएगा, यहाँ से अच्छे से पानी निकलने के लिए भी सिस्टम बना हुआ है। ऊपर जाने का रास्ता है जो कि अभी बंद है। ये ड्रेसिंग रूम था राजा साहब का। ऊपर की आकृति अब देखिए कैप्सूल के साइज में बना है ये, और आप यहाँ पे चंद्रमा का आकार देख सकते हैं चारों जगह पे। जैसा हमने खजुराहो में भी देखा था, वहाँ भी चंद्रवंशी राजा थे, यहाँ भी चंद्रवंशी राजा थे मानसिंह। और एक और मानसिंह हमारे हुए जो कि राजस्थान के राजा थे, वो सूर्यवंशी थे। लेकिन ये भूल भुलैया तो था अभी तक से। हाँ क्या? हाँ, सारे जगह से रास्ता है। अब भूल जाओगे कहाँ जाना है कहाँ ना, रास्ता सारे जगह से है। कहाँ जाना है वैसे? नीचे नीचे जाइए, जाने लायक है, कहीं से भी जा सकते। सारे महल हैं, नीचे कुंड है, पहले रानी रहा करती थी वहाँ पे, 8 रानी। हाँ, उसके नीचे एक और फ्लोर है, वहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो। 2 फ्लोर नीचे में सब। अगर आप गोल गोल घूमते रहेंगे तो खो जाएंगे आप। आपको बाहर कब निकलना है, कहाँ से निकलना है, देखिए लगता है मैं ही खो गया। दूसरों को बताते बताते लगता है मैं ही भूल गया। ये थी कहानी राजा मानसिंह और उनकी रानियों की। आप जैसे ही मानसिंह महल से बाहर निकलते हैं और वहाँ से राइट लेते हैं, दाहिने मुड़ते हैं, तो वहाँ से मैं निकला था, दाहिने मुड़ के आपको फिर से 20 रुपीज़ का टिकट लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे महल हैं, जौहर कुंड, जहांगीर महल, शाहजहां महल, पता नहीं कौन कौन से राजाओं के महल बने हैं यहाँ पे। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, मेरे ख्याल से वो महल अब क्षतिग्रस्त हो गया, उसको बचाने के लिए। हालांकि ये भी जो हमारा महल है वो भी एक प्लेटू पे ही बना है, पूरा का पूरा प्लेटू जो है उस पे पूरा महल है, और बाउंड्री बाहर से दी गई है। इस जेल की बहुत मैं आपको अच्छी कहानी सुनाऊंगा। यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उस समय की, चाहे कोई भी राजा हो, यहाँ पे कर वसूली हुआ करता था। और जो छोटे राजा हुआ करते थे जो कि कर नहीं दिया करते थे, या फिर फसल खराब हो जाती थी, कम कर दिया करते थे, टैक्स नहीं दिया करते थे अच्छे से, उनको इन्हीं जेल में बंद किया जाता था। और इसको इसीलिए शाही जेल भी कहा जाता है। इतनी ज़्यादा व्यवस्था और इतना बढ़िया लोकेशन पे जेल आपने कभी नहीं देखा होगा। फैसिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे सिंगल आदमी रहता था और आगे पीछे से दरवाजे लगे हुए हैं। राजा मानसिंह के जो पुत्र थे, राजा मानसिंह जब शहीद हो गए तो उनके जो पुत्र विक्रमादित्य थे, उनके द्वारा राजपाट संभाला गया 6-7 सालों के लिए, 1516 से लेकर और 1523 तक मेरे ख्याल से। और उनके द्वारा ये महल का निर्माण कराया गया। क्योंकि आप ऊपर देखिएगा तो मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको विक्रम मंदिर भी कहा जाता है। मानसिंह के राजा का बेटे का नाम था विक्रमादित्य, तो विक्रम मंदिर महल करके इसको कहा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई हैं। यहाँ पे एक खिड़की है, और दरवाजे जो हमने पिछली बार देखा मान मंदिर में, उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। और यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए यहाँ छोड़ा गया है। और उधर आंगन बहुत ही बड़ा देखने के लिए है। शायद कोई रास्ता हो जिसके थ्रू हम वहाँ पहुँच सकते हैं। आप लोग प्लीज़ घूमने आए तो ये सब काम मत करिए। और ये जो आंगन हमें दिख रहा था वहाँ से, इतना बड़ा आंगन, और यहाँ से आई होप कि पूरे ग्वालियर का नज़ारा देखने को मिले।
यहाँ पे गिलहरी है मेरी दोस्त, आ जाओ तुमको खा जाऊँ, आजा। वो ये हा वाह, कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से। ये हमारा महल और ये वाह, वर्थ इट, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। अब आप लोग बात नहीं मानिएगा मेरा, राजा मान सिंह मैं ही था पिछले जन्मों में, और ये सब मेरा हुआ करता था, लेकिन मैं वीर गति को प्राप्त हो गया और मैं फिर से अपनी गांव घूमने आया हूँ, अपने घर घूमने आया हूँ यहाँ पे। ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा हमें जहांगीर महल और शाहजहां महल की तरफ लेके जाता है। ये जो हमने देखा विक्रमादित्य का महल यहाँ तक था, और वहाँ से जहांगीर महल, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शासन काल जहांगीर और शाहजहां का था दिल्ली सल्तनत पे, इसीलिए इन जगहों को शाहजहां महल और जहांगीर महल बोला गया। ये शाहजहां और जहांगीर के द्वारा बनवाया नहीं गया था, बल्कि उनके शासन काल में बना था। दैट्स वाई आज तक से इसको उनके नामों से कहा जाता है। बहुत ही दूरी में है ये। आप लोग तो मेरे वीडियो को उतना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब या फिर प्यार नहीं करते, या फिर सीरियसली ही नहीं लेते, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैं पूरा घूम के नहीं दिखाऊंगा। मैं कैमरा बंद करूंगा और फिर मैं घूमने जाऊंगा। आप लोग को मैं नहीं दिखाऊंगा, पर्सनल दुश्मनी है, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पर्सनल हो गया है अभी। मैं कैमरा बंद करके घूमूंगा, आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको महल के एक ऐसे गेट पर लेकर के जा रहा हूँ जहाँ पे कि बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। ये जो आपको गेट के अंदर आ गए हम, अभी खेल देखिए चालू होता है। ये आप देखेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा, बीच में यहाँ पे ये घर, फिर दरवाज़ा, फिर घर, फिर दरवाज़ा, फिर घर, फिर दरवाज़ा, फिर घर, और ऐसे वहाँ तक गया है, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। यहाँ से मैं एक बार में नहीं दिखा सकता। इसका इस्तेमाल क्या था कि यहाँ पे बस एक सैनिक, यहाँ से मैं जहाँ खड़ा हूँ, और यहाँ मेरे ख्याल से पहले शीशा लगा हुआ था, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, और यहाँ से एज ए CCTV, वो शीशा जो था एज ए CCTV काम किया करता था, और वो सारे कमरों पे एक बार में एक सिपाही नज़र रखे हुआ करता था, एक बार में इतने सारे कमरों पे। इसीलिए इसका ढांचा ऐसे बनवाया गया है, एक कमरे के बाद एक कमरा और एक दरवाजे के बाद एक दरवाजा। लेकिन जो वेंटिलेशन की यहाँ की सिस्टम बनी है, हर एक जगह पे खिड़की, हर एक जगह पे बरामदे, वहाँ से जो हवा आ रही है ठंडी ठंडी, इतनी ऊंचाई पर भी, वो काफ़ी, बहुत डर लग रहा है। ओहो, यहाँ से हम वो मंदिर देख सकते हैं, आप देखिए। अगर मैं होता विपक्ष में जो आक्रमण करता थे उनके तरफ से, और मैं यहाँ पे आक्रमण करने आता, मेरे को पता है यहाँ के लोग 10 बार मारते, क्योंकि मैं इतनी बार भूल चुका हूँ इस महल में। मेरे जैसा सैनिक किसी काम का नहीं होता उनके लिए। 1-1.5 घंटे आराम करने के बाद वहाँ मैं ऊपर सोया हुआ था, और वहाँ से नीचे आने के बाद हमें देखने को मिलता है ये, और वो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स जब रूल करते थे, तो ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे वो गोला बारूद बनाने के लिए वो घर इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ से पानी वानी की ज़रूरत होती थी तो पानी वानी भी सप्लाई हो जाता था यहाँ से। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो भीम सिंह राणा की छतरी है। अभी हम जिस हिस्से में गए थे, पीछे के हिस्से में हमने एक्सप्लोर किया पूरा हिस्सा, सेंट्रल हिस्सा भी जिसको बोला जाता है। और अब हम आगे बढ़ने लग रहे हैं, और यह हमारा म्यूज़ियम है यहाँ का राइट साइड में, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे अभी क्या क्या कुछ बाकी है एक्सप्लोर करने को। हम जैसे ही निकलते हैं तो गेट से निकलने के बाद वहाँ पे चौपाटी तरह का बना हुआ है, जहाँ पे अगर आपको भूख लगी है तो आप नाश्ता कर सकते हैं। और फिर वहाँ से क्या है कि 2 रोड्स डाइवर्ज हुए हैं, एक वो रोड जा रही है
और एक ये रोड आ रही है। इस रोड से ऐसा है कि इस रोड में आपको पड़ेगा सास बहू मंदिर और गुरुद्वारा। उस रोड से आपको तेली का जो मंदिर है, उस रोड से आप तेली के मंदिर जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑटो कर लें, ऑटो वाले भी आपको लेके चले जाएंगे। मैंने जो पिछली डाइवर्जन दिखाई थी वहाँ से आगे बढ़ने के बाद सीधे आते जाना है। वहाँ पे बीच में एक डाइवर्जन आएगी जो कि एक लेफ़्ट की तरफ रास्ता जाता है, जो कि सास बहू मंदिर चला जाता है। लेकिन अगर आप एकदम सीधे आते जाइएगा तो आपको गुरुद्वारा का रास्ता मिल जाएगा और आप सीधे गुरुद्वारे के पास आ जाएंगे। और ये हमारा बगल से रास्ता है गुरुद्वारे के लिए। और ये रहा हमारा सुंदर सा गुरुद्वारा, जो कि यहीं पर किले के परिसर में ही सिचुएटेड है। अभी मेरे पीछे आप जो गुरुद्वारा देख रहे हैं वहाँ से मैं अभी घूम करके आया, और घूम करके क्या दर्शन करके आया, और लंगर भी किया मैंने, माथा भी टेका। यहाँ की कहानी कुछ ऐसी थी कि इस गुरुद्वारे को दत्ता बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहते हैं। यहाँ की कहानी कुछ ऐसी थी कि रीजनल जो किंग्स हुआ करते थे आसपास के, उन राजाओं को, और जो हमारे गुरु जी थे, गुरु गोविंद जी, उनको यहाँ पे राजा ने कैद करके रखा था। और फिर उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, और तबीयत ख़राब होने के बाद ऐसा हुआ कि उनसे पूछा गया कि अब क्या हो, कहीं से वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो फिर उनकी महारानी ने पता लगाया कि क्या दवाई है, क्या उपाय है। तो उनको ये पता चली थी बात कि ये जो हमारे गुरु गोविंद जी हैं, उनको तो उन्होंने बंदी बना रखा है, और उसी के वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है राजा की, जो कि अभी दिल्ली सल्तनत पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने चिट्ठी लिखवाई, चिट्ठी भिजवाई यहाँ पे, और कहा कि इनको रिहा कर दो। लेकिन तो जब गुरु जी के पास ये चिट्ठी आई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं अकेली रिहा नहीं होऊंगा, मेरे साथ के जो राजा हैं उनको भी आपको रिहा करवाना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसा कंडीशन रखा गया था कि उनके चादर में जितने लोग चादर पकड़ के निकल जाते, उतने लोगों को वो ले जाते, बाकी लोग रह जाते। तो गुरुजी ने जो था उनने बहुत बड़ा शायद चादर सिलवाया था, और उस चादर को पकड़ के सारे के सारे बंदी बाहर आ गए। इसीलिए इस गुरुद्वारे को दत्ता बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहा जाता है। तो आप जैसे ही गुरुद्वारे से आगे निकलेंगे तो 100-200 मीटर की दूरी पर आपको एक राइट टर्न होगा नीचे आने के लिए, नीचे की तरफ रास्ता गया होगा। और फिर जब आप नीचे उस रास्ते से आते हैं तो आपको मिलता है सास और बहू का मंदिर। जी सही सुना आपने, सास बहू का मंदिर। बात कुछ ऐसी थी इतिहास में कि राजा की जो पत्नी थी और उनकी माता जी जो थी, वो दोनों दो देवताओं को पूजने वाली थी। एक शिव जी की पूजा करती थी, शिव जी की उपासक थी, और दूसरी विष्णु जी की उपासक थी। हालांकि शुरुआती नाम इसका सहस्त्र बाहु था, जिसे कि 1000 भुजाओं वाला भी हम कह सकते हैं। बाद में इसका लोगों के द्वारा सास बहू करके नाम लिया जाने लगा, और इसका नाम सास बहू अब लिखा भी जाता है, और इसका नाम अब सास बहू ही हो गया है। सास बहू का मतलब बड़ा और छोटा से हम भी ले सकते हैं। वो जो मंदिर आप देख पा रहे हैं वो बड़ी मंदिर है, और उसको हम सास मंदिर भी कह सकते हैं। वहाँ पे हालांकि अभी काम चल रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं कुछ लोग भी हैं। और ये छोटा मंदिर जो कि बहु मंदिर हम कह सकते हैं। यहाँ पे बीच में अभी किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, लेकिन आप देखेंगे दीवारों पे तो कृष्ण लीला की जो स्टोरी थी उसके थीम के ऊपर ये सारी मूर्तियाँ गढ़ी गई हैं। और भी बहुत सारे भगवान आपको दिखने को मिलेंगे, अप्सराएं देखने को मिलेंगी, उनकी नक्काशियाँ देखने को मिलेंगी, डांसिंग पोस्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी आप पिलर के नीचे भी देखिए, ये नीचे वाली पिलर पे भी डिजाइनिंग की गई है। और यहाँ पे दरवाज़ा है, मेरे ख्याल से वो तो गणेश जी होने चाहिए, और यहाँ पे शिव जी होने चाहिए। वो गणेश जी लग रहे हैं क्योंकि पेट के आकार से, और मेरे ख्याल से वहाँ पे शून्य भी निकला हुआ है उनका, तो मेरे ख्याल से वो गणेश जी हैं। अभी हम गुरुद्वारे से आए थे वहाँ से, तो वो पूरा का पूरा जो किले का हिस्सा है वहाँ तक अंतिम जो हमारी प्लेच्यू है वहाँ पे इंड होती है। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे जा कर के आपको
मैं इधर से दिखाऊंगा। ये सास बहू, अगर आपको मंदिर आना है और आपको बेस्ट व्यू देखना है यहाँ का, ये बेस्ट व्यू है। मैंने बहुत बार ही बोली कि बेस्ट व्यू है, लेकिन ये सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन है मेरी। और सारे जगह से घूमने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट व्यू। और आपको यहाँ से किले का सारा व्यू देखने को मिल जाता है। हम शुरुआत करते हैं वहाँ से किले की शुरुआत अगर होती है यहाँ तक आते हुए, और ये पूरा का पूरा ग्वालियर शहर हमें देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे इधर ग्वालियर शहर है, इधर भी ग्वालियर शहर है, आपको नीचे दिख रहा है। और किला ऐसे इसकी बाउंड्री होते हुए जो आउटर वॉल है, इस फोर्ट की आउटर वॉल यहाँ से होते हुए और वहाँ जा कर के इंड होती है। फिलोटोपिया बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है, चबूतरे पे बनाया गया है और यहाँ से पूरा का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है, पूरा का पूरा ग्वालियर। लेकिन एक जगह पर तो हम रह नहीं सकते, इसलिए हम बड़े मंदिर के पास चलते हैं। ये हमारी ये सास मंदिर है जो कि अभी मरम्मत हो रही है, और लेकिन भीतर अभी हम जा सकते हैं, इसलिए भीतर हम जा रहे हैं। यहाँ पे आप नक्काशी देख सकते हैं, ये भी नक्काशी, हालांकि बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित हो गई हैं। और ये हमारा दरवाज़ा और ये ऊपर का गुंबज। दरवाजे से जैसे इंटर करते हैं बीच के भवन में पहुंच जाते हैं। ये 4 पिलर और ये बीच का हिस्सा, और ये डिज़ाइन आप देख सकते हो, ये नई चीज़ है। मैं सिर्फ दीवार नहीं है, ये मंदिर की दीवार पत्थर है। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई हैं, और ये काफ़ी स्टाइलिश भी लग रहा है। मतलब स्टाइलिश वर्ड इसके लिए सही होगा कि नहीं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर। और शायद ये जो हमारा घर है, ये जो हमारी झुग्गी है, वो पूजा घर होगा उस ज़माने का। अभी तो एकदम ही काला पड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से इसके अंदर बेड्स भी हैं। खूबसूरती के लिए ही ये दोनों मंदिर जाने जाते हैं। अभी तो मरम्मत चल रही है, लेकिन उस मंदिर का जो व्यू है बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। चलते हैं अपने आखिरी मंदिर के पास, जो कि है तेली का मंदिर, और वहाँ जानेंगे कि उस मंदिर का नाम जो है वहीं क्यों है और क्या खासियत है उस मंदिर की। दैट विल बी आवर लास्ट डेस्टिनेशन। सास बहू मंदिर से 10-15 मिनट का रास्ता तय करने के बाद आपका इस छोर पे पड़ता है तेली का मंदिर। यहाँ पे इस मंदिर के बारे में लिखा गया है, और यहाँ पे पहले आपको मैं मंदिर दिखा लेता हूँ। जैसे ही आप दरवाजे से इंटर करते हैं, जी मेरा दो जगह का है। ये वाला है यहाँ का, ये कहाँ का? ये मान सिंह वाला है। हाँ। आप इस मंदिर में जैसे ही ऊपर चढ़िएगा तो दरवाजे पे आपको ये चित्रकलाएं देखने को मिलेंगी। और इसकी खास बात ये है देखने लायक कि ये जो चित्रकला है वो बाकी चित्रकला मैंने अभी तक जो देखे हैं जिस भी मंदिर पे, उससे काफ़ी अलग है। आप ये देख सकते हैं कि ये नाग का रूप है, ऊपर से नाग का फन निकला हुआ है, और ये जो है पीछे से उसकी बॉडी जो है वो गई है ऊपर, और ऐसे ही बहुत ऊपर तक गई है। ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आधा हिस्सा जो है वो ह्यूमन बीइंग का है और बाकी हिस्सा किसी दूसरे एनिमल का है, कोबरा। और हमारे आज तो नाग पंचमी भी है, तो हमारे हिंदू रिलीजन में कोबराज को पूजते हैं लोग, मानते हैं कि वो शिव जी के वाहक हैं और शिव जी के साथ रहते हैं, शिव जी के पशु हैं और उनकी पूजा होती है। तो ये एक चीज़। और दोनों तरफ ऐसे ही नक्काशी की गई है कि आपको स्नेक्स की लाइनिंग आपको पूरे गेट पे देखने को मिलेगी। ये मंदिर आप देखेंगे
तो बाकी मंदिर आपको मैंने जो दिखाए हैं, या फिर आप जो भी नॉर्थ साइड में जितने भी आप टेम्पल्स देखेंगे, मंदिर देखेंगे, इस स्टाइल का मंदिर आप नहीं देखेंगे। ये जो स्टाइल है मंदिर को बनाने की, ये द्रविड़ स्टाइल है, जो कि मुख्यतः साउथ में पाई जाती है। ऐसे स्टाइल्स की मंदिर आप साउथ में देखेंगे कि इस तरीके के मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर का नाम आप कहेंगे कि तेली का मंदिर क्यों पड़ा। तेली का मंदिर इसलिए पड़ा इस मंदिर का नाम, क्योंकि जो तेल के व्यापारी थे उन्होंने खुद से चंदा बटोर करके, चंदा ले करके इस मंदिर, आप मंदिर के अंदर में देख लीजिए। पहले यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा हुआ करती थी, भगवान विष्णु का ही मंदिर था ये तो, लेकिन अभी यहाँ पे खाली है और यहाँ की मूर्ति म्यूजियम में रखी पड़ी है। अभी यहाँ पे बहुत सारे आपको बैट्स देखने को मिल जाएंगे लटके हुए, और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो ये था हमारा अंतिम डेस्टिनेशन ग्वालियर फोर्ट का। मैं अब उरवाई गेट के तरफ से घर जा ही रहा था, और मुझे लगा था कि जैसे ही सब कुछ समाप्त है अब तो मैं बस समरी के लिए वीडियो शूट करूँगा। लेकिन अगर आपने टाइटन्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको अभी टाइटन्स दिखाता हूँ, और वो भी इंडिया के टाइटन्स दिखाता हूँ आपको। सी हाउ बिग दे आर। वो हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, और बाकी जितनी भी मूर्तियां हैं सारी की सारी जैन धर्म की ही हैं, और उनके तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। और ये सबसे बड़ी मूर्ति ऋषभ देव, जो कि उनके पहले महाराज माने जाते हैं, तीर्थंकर माने जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मिथिकल क्रिएचर्स बने हैं। वहाँ पे 2 शेर हैं, लेकिन उनके हेड्स आप देखिएगा तो ह्यूमन के हैं, ह्यूमन हेड्स हैं उनके, और 2 शेर हैं, शेर में ह्यूमन हेड्स लगा हुआ है। तो उस वक्त के सारे धर्मों में कुछ ना कुछ मिथिकल क्रिएचर्स हुआ ही करते थे। वहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे भी सेम आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी आप देखिए 2 शेर विथ ह्यूमन फेसेस। इतने पास से आपको ये मूर्तियाँ किसी ने नहीं दिखाई होंगी, और मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने देखी भी होंगी। ऊपर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रही थी, ऊपर का रोड है, और मैं आ गया अभी नीचे। ये ऋषभ देव महाराज की पैर, और ये रही हमारी मूर्ति। हमने टाइटन्स का नाम सुना होगा, आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी टाइटन्स की। ये रियल लाइफ, ये जो मैग्निफिसेंट सीनरी है अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ इस सीनरी को, ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ कि ये कैसे हैं। ये आपको नॉर्मल लग रहा होगा देखने में, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल, है ना। ये हर एक जगह आपको ऐसी मूर्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, ना ही ऐसी स्टोन कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे ये डरावनी सी लग रही हैं। वहाँ सीढ़ी भी था आने के लिए, वहीं से मूर्ति चालू होती है, और मूर्ति का साइज बड़ा होते जाता है आगे चल के। ये जो कि अब सीढ़न के वजह से यहाँ पे जो पहली मूर्तियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, इरेज सी हो गई हैं, और नीचे भी आप देख रहे हैं सीढ़न की वजह से ये ख़त्म हो रहा है। और ये पत्थर बीच में टूट चुका है, यहाँ से आप देख सकते हो पत्थर ऊपर कितना बड़ा है, और ये शायद कभी भी आ सकता है मेरे ख्याल से। तो नीचे अभी ना है, बस ये नज़ारा देखो आप, ये नज़ारा देखो आप, वो नज़ारा देखो आप, वो शेर देखो जिसके की आदमी के मुंह है, ह्यूमन फेसेस ना इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों का मूर्ति बना हुआ है। तो ये मेरा फाइनली लास्ट डेस्टिनेशन हो चुका है ग्वालियर फोर्ट का, और मैंने दिन भर में 5 से 6 घंटे में पूरे ग्वालियर फोर्ट कवर कर लिए। अब मैं ग्वालियर फोर्ट से निकल रहा हूँ, मैंने तानसेन का मकबरा भी देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हो तो ग्वालियर में कैसे आ सकते हो, आप भारत के किसी भी कोने में हो तो।
पहले यहाँ पे तीनों के तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं अवेलेबल। आप एयरप्लेन से आना चाहें, आप वाया ट्रेन से आना चाहें, वाया बस से आना चाहें, रोडवेज, आप किसी भी चीज़ से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हो तो यहाँ से ट्रेन से आने के बाद पहले आप रानी लक्ष्मीबाई के श्रद्धांजलि स्थल के पास चले जाइए, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का छतरी बना है। वहाँ श्रद्धांजलि देने के बाद आप फिर तानसेन के मकबरा आ जाइए। वहाँ से 10 रुपये लगते हैं स्टेशन से ऑटो के। तानसेन का मकबरा देखने के बाद जो कि सनराइज से ही 6 बजे से ही खुल जाती है, तो आप वहाँ अर्ली चले जाएं और फिर वहाँ से 10 रुपये ऑटो का देने के बाद आप सीधे आ जाते हैं ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट आने के बाद जब आप सीधे पहुँचते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ाई करने के बाद आप पहुँचते हैं मान मंदिर। मान मंदिर के लिए आपको लगते हैं 20 रुपीज़। उसमें 3 फोर्ट्स का आपको अलाउ होता है। पहला एक मान मंदिर देखने के लिए, एक सास बहू का मंदिर देखने के लिए और तेली मंदिर। 3 जगहों के लिए वहाँ पे एक जगह टिकट मिलती है 20 रुपीज़ की, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो वहाँ के बाद मान मंदिर देखने के बाद उसके बगल में ही आगे आपको जैसा मैंने वीडियो में दिखाया था, वहीं पे फिर 20 रुपीज़ की फ़ी लगती है, टिकट लगती है। वहाँ पे औरंगज़ेब और जहांगीर और जौहर कुंड, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी आपको कोई टिकट नहीं लेनी है। वो दोनों जगह, एक जगह है जौहर कुंड और मान मंदिर। और फिर वहाँ से आने के बाद आप सीधे गुरुद्वारा आ सकते हो, या फिर आप सीधे आ सकते हो तेली का मंदिर, या फिर आप सीधे आ सकते हो सास बहू का मंदिर। अगर आप शाम के टाइम आ रहे हो तो आप सास बहू के मंदिर शाम के टाइम में ज़रूर जाना। वहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छी है और सनसेट की व्यू बहुत अच्छी आती है वहाँ पे। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। आप अगर अधेड़ उम्र की हो, अगर आपकी उम्र 40-45 प्लस है, तो आपको गाइड कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक ही जगह पे भटकते नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पैलेस थोड़ा सा भूल भुलैया है, खास करके मान मंदिर और उसके बगल वाले जो पैलेसेज हैं। लेकिन अगर आप एडवेंचरस हो, आप मेरी उम्र के हो, आप जवान हो, आपको एडवेंचर पसंद है, तो आपको अकेले ही घूमना चाहिए और मज़ा लेना चाहिए इस किले का, क्योंकि ये किला बहुत ही मज़ेदार है। उसके बाद खाना अगर आपको बाहर से खाना है, बाहर खा सकते हो। गुरुद्वारे में आपको लंगर में खाना है, दैट्स अप टू यू। खाना चाहो ना खाना चाहो आपके ऊपर है। फिर आपका 3 से 4 घंटे में ये आप पूरा का पूरा फोर्ट कवर कर लेते हो। फिर आपको देखने को मिलता है उरवई जो गेट है, उस गेट की तरफ जब आप गाड़ी से आ रहे हो या जा रहे हो तो उरवई गेट से ही आना और जाना है आपको। ये भी आप ख्याल में रखें कि जब आप गाड़ी से हो तो उरवई गेट से आए जाएं। बीच में ये गाइगेंटिक जो स्कल्पचर्स आपको दिख रहे हैं, मूर्तियाँ दिख रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी टाइटन्स की साइज़ की, ये हमारे ऋषभदेव महाराज के हैं, जो कि पूरी आपको दिख भी नहीं रही होगी। ये आज का अंतिम पॉइंट होने वाला है मेरा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शहर में।